नमस्कार श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया है। रक्षा जी सराफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है और नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। उनका उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना ही नहीं बल्कि बेटियों के अधिकारों को मजबूत करना है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उनके अनुभव क्या रहे, उनके सामने चुनौतियां क्या आई। रक्षा जी सराफ, आपका आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए रक्षा जी कि समाज सेवा की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ और इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? जब इस जनजाति क्षेत्र में शादी के बाद ऐसा लगा कि एक महत्ती आवश्यकता है यहाँ के बच्चों को शिक्षा देना, और शादी से पहले मैं ICDS में काम करती थी एज ए इंस्ट्रक्टर। बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा उसमें, लेकिन जो 1-1.5 साल का मेरा अनुभव था, उस अनुभव के दौरान जब फील्ड में कभी चेकिंग के लिए जाते थे तो तब भ्रूण हत्या जो थी वो बहुत चरम सीमा पर थी। अच्छी। और इतने सारे केसेस सुनने में आते थे कि सोनोग्राफी सेंटर्स पर जांच हो रही है और मनचाहा बच्चा की जो चाहत होती है अभिभावकों के अंदर, तो उसके कारण जब दूसरी बेटी होने वाली हो तो उसकी गर्भ में हत्या करना, तो वो तब देख करके ऐसा लगता था कि ये बहुत ही अंदर से अपनी आत्मा को दर्द होता था कि कैसे हम उस समाज के साथ रह रहे हैं जिन समाजों में आज ये घटनाएं घटित हो रही हैं। पर तब तो शुरुआत थी और पढ़ाई उस समय जारी थी मेरी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। सडनली शादी का भी पेरेंट्स को होता है कि बच्ची ने पढ़ाई कर ली है तो अब शादी वादी कर दी जाए ताकि एक सही समय पर निवृत्त हो जाए। तो शादी भी हो गई और उसके बाद वो जॉब भी मेरी छूट गई। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि शायद परमात्मा ने मेरा शुरू से साथ दिया है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे उसमें सपोर्ट किया और धीरे धीरे हमने एक स्कूल खोलने का विचार किया। तो स्कूल खोलने के दौरान ये बातें सामने आई कि जहाँ बेटियों की गर्भ में हत्या कर दी जाती है वहाँ हम उनके एजुकेशन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते कि पेरेंट्स कैसे सोचते होंगे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया जाए या पढ़ाते भी है कि नहीं। ये ऐसे विचार आते थे माइंड में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे खुद के पेरेंट्स भी, मेरे पापा स्पेशली काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए और सामाजिक सेवा में रत हैं। इधर आई तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी सोशल वर्कर थे और संस्थाओं से जुड़े हुए थे, उनका भी सपोर्ट रहा। तो देख करके एक प्रेरणा वहाँ से हुई कि कुछ करना चाहिए कि हम जो चीज़ें समाज में घटित हो रही है और नहीं होनी चाहिए उनको कैसे दूर करें। तो धीरे धीरे उसका अपने आप अंदर आता गया और हमने सोचा कि चलो एक बार भ्रूण हत्या खत्म करने की मुहिम को शुरू किया जाए। तो पोस्टर्स बनवा करके और सोनोग्राफी सेंटर्स में सारे उसके रिलेटेड लिखवा करके कि भ्रूण हत्या नहीं करें, पाप है, ये है। क्योंकि यहाँ के लोगों को जब हम धार्मिकता से जोड़कर कोई चीज कहते हैं ना, जी हाँ, तो विश्वास पैदा होता है। बराबर, सही बात है कि अगर हमने गर्भ में बेटी को मारा तो हमें पाप लगेगा। तो इस तरह के कोटेशंस लिख करके, प्रतियोगिताएं करवा करके, विद्यालय के बच्चों को जोड़ करके, जी हाँ, और उसे कुछ माहौल को हमने चालू किया इसमें। और जितने भी जिले के सोनोग्राफी सेंटर थे या अस्पताल थे, जी हाँ, या जो पोस्ट ऑफिस है, जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, जी हाँ, वहाँ पर हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स, क्ले की पेंटिंग्स वो सब बना करके लगाई और उसमें वो चीजें दिखाई कि कैसे बच्चा मरता है तो क्या उसके वो होते हैं और परिवार में क्या हालत होती है उसकी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो लंबा सफर इस दिशा में किया है, जी हाँ, उसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने ये अभियान चलाया, बेटी बचाओ का अभियान, तो वो आज सफल भी हो रहा है जो दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो उसका आपका क्या उद्देश्य रहा है? आप किस उद्देश्य को लेकर चल रही है? उद्देश्य तो यही कि पहले भ्रूण हत्या खत्म करने में हमने आज सफलता प्राप्त करी है
क्योंकि अब कहीं पर भी बेटियों को गर्भ में तो बहुत ही कम हो गया है कि जो हत्या वाला मामला है। फिर धीरे धीरे आवश्यकता हुई कि बेटियों को पहले तो समानता के अधिकार दिलाना। जी हाँ। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, या पूरे में तो राजस्थान की बात करूं या भारत के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, वहां पर ये देखा है कि बेटियों को पैदा तो कर दिया, लेकिन फिर ये हो गया कि पढ़ के क्या करेगी। बिल्कुल, जाना तो पराये घर है। सही बात है। तो उनके एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया ही नहीं गया, या किसी ने पढ़ाया तो भाई 5वीं 8वीं 10वीं कर लिया। फिर एक जब हमारी शादी हुई तो हमें लगा कि जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो ऐलान कर दिया कि अब शादी कर दी जाए। सही। तो अगर हमारे जैसे परिवारों में ये हो सकता है तो फिर बाकी जो हम जनजाति क्षेत्र में हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, वहां पर तो आज भी मुझे कई बार लगता है कि 8वीं 9वीं 10वीं के बाद पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। कई बार बच्चियों की, जो ड्रॉप आउट वाली बच्चियों को हम देखते हैं, तो ये हमको लगा कि अब इसकी शिक्षा की और बेटों के समान अधिकार दिलाने की ओर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो आप जैसे अभी आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में असमानताएं है पढ़ाई को लेकर, तो आप उसके लिए क्या कर रही है? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के लिए तो आप काफी जागरूक कर रही है महिलाओं को, लेकिन ग्रामीण महिलाओं तक आपकी पहुंच कहाँ तक है? अभी वर्तमान में तो मैं मोटिवेशन देने के लिए जाती हूँ, जो स्कूल है या कोई आंगनवाड़ी के जगह पर है। साथ ही जो स्कूल की बच्चियां हैं, प्राइमरी सेक्शन की जो बच्चियां हैं, उनके लिए एक अभियान की शुरुआत करी है, स्वच्छ बालिका स्वस्थ बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, जो मैं स्वयं के द्वारा सर्टिफिकेट और शील्ड दे करके उन बच्चियों को सम्मानित करती हूँ जो रेगुलर स्कूल के आके अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखती हैं। उनके पेरेंट्स को साथ में हम मोटिवेट करते हैं कि इन बच्चों को आप नियमित विद्यालय भेजें और साफ सुथरा भेजें, क्योंकि कुपोषण की शिकार भी गांव में बच्चियां बहुत हो रही हैं, क्योंकि उनके पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उस दिशा में ये एक हमने शुरू किया है। इसको मुझे करते हुए करीब मैंने 10 से 12 स्कूल में अभी किया है, क्योंकि 1 साल से ही शुरू किया था, जिसमें मैंने जिलाधीश महोदय को साथ में जोड़ा हुआ है। तो एक तो ये अभियान चल रहा है। दूसरा अभियान मैंने पिछले 4 सालों से शुरू किया हुआ है, उसमें प्रतिभावान बेटियों के नाम पौधरोपण। तो ये क्या पूरे जिले के, जो पूरे जिले के लिए, पूरे जिले के किसी भी विद्यालय के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं कि 2 बेटियां तो लेते हैं हम 10th की, जिन्होंने टॉप किया है उस विद्यालय के अंदर, 2 बेटियां होती हैं 12th की। तो उन बेटियों के नाम पर पौधा तो लगाते ही हैं, उन बेटियों से, अभिभावकों से और विद्यालय के शिक्षकों से लगवाते हैं, लेकिन साथ में उसका जो एक अच्छा सा मजबूत ट्री गार्ड लगा करके उस बेटी का नाम, उसका सारा बायोडेटा उस पर लगाते हैं, ताकि आने वाली बच्चियां स्कूल ना छोड़े, शिक्षा ना छोड़ें, और उसको देखकर प्रेरित होकर के और आगे की शिक्षा करें। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसको एक पौधा उसको समर्पित किया और उसी के नाम से वो पौधा बन गया। आप अच्छा कार्य कर रही हैं। कहीं न कहीं आप सुरक्षा को लेकर भी कुछ कार्य कर रही हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जब हम स्कूल में जाते हैं कोई कार्यक्रम करने के लिए, जी हाँ, तो सबसे पहले तो उन बेटियों में वही एक आत्मविश्वास और उनमें वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। जी हाँ। क्योंकि हमें पता है कि बांसवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पढ़ाई 12वीं तक करने के बाद कहीं न कहीं उच्च शिक्षा के लिए उसे बाहर जाना है, और जब बाहर जाना होता है, तो जब मैं 86-87 में बाहर गई थी अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स में क्या भय है, डरते थे, क्योंकि माहौल नहीं था बेटियों को बाहर भेजना और पढ़ाने का। तो ये जो स्थिति है वो प्रत्येक अभिभावक के अंदर होती है, क्योंकि हम जिस तरह के केसेस सुनते हैं, दुर्घटनाएं सुनते हैं, उसमें ये होता है कि पता नहीं कोई अनहोनी कभी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है जो हो रहा है। तो सबसे पहले तो उन बच्चियों को हम ये कहते हैं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निडर हो करके खुद का सामना करना सीखें। तो इस तरह से हम बेटियों को तैयार करते हैं, और अभिभावकों को कहते हैं कि बिना डरे हमें उनकी मॉनिटरिंग करना जरूरी। अभी क्या स्थिति है कि बच्चे घर जाकर के अपनी बातों को शेयर करना कम करते हैं, तो हम ये चीज उन्हें बताते हैं कि बेटा पूरे दिन की अपनी जो गतिविधियां हैं, विद्यालय की हैं या आप ट्यूशन जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो अपनी बातों को अपनी माँ के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ और पिता के साथ शेयर करिए कि आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, आपने कुछ गलत किया या आपके साथ कुछ गलत हुआ। तो पहले तो बताना सीखिए। जब आप छुपाना सीखेंगे तो सुरक्षा कैसे
सही बात है। तो आप पहले बताना सीखिए कि छोटी सी भी बात है तो आप शेयर करिए। हिचक को खत्म करना पड़ेगा। आप जब हिचकिचाहट को खत्म नहीं करोगे तो आप बातों को बताओगे नहीं। और ये चीजें हम विद्यालयों में जाकर बोलते हैं कि पेरेंट्स के साथ ना सुने तो भी बोलिए। जी हाँ, न सुने पेरेंट्स कहीं तो उन्हें ध्यान जाएगा कि आज हम क्या कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी है कि उससे बच्चा अपने परिवार के नजदीक भी आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे आपने आत्म सुरक्षा की बात कही, तो महिलाओं में या बेटियों में जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए क्या कदम जरूरी है? वही बात आ जाती है कि सबसे पहले तो आपको देखो, संघर्ष तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। जी हाँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं किसी पुरुष या स्त्री का इसमें वो असमानता की बात नहीं करूंगी, लेकिन संघर्ष सभी को करना है। एक बेटी तो लेकिन जब पैदा होती है ना, तभी से एक हो जाता है कि इसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि उसे घर भी छोड़ना है, ब्याह कर दूसरे घर भी जाना है, बहुत सारे लोगों के साथ उसको नए रिश्ते भी बनाने हैं, और उस बीच में से निकल करके अपने पैरों पर खड़े होना, और उन पैरों पर खड़े रहते हुए आपको ऐसी बातों का सामना करना जो आपके खिलाफ भी हो सकती है और आपको डराने के लिए भी हो सकती है, आपको नीचा दिखाने के लिए भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपके मन की मजबूती के साथ उनको सामना करना आना चाहिए कि मेरे सामने जो भी परिस्थिति आए उसको मुझे कैसे निपटना है। आर्थिक निर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि समय कब किसके जीवन में बदलेगा ये आप नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने कोरोना काल का देखा है। जी हाँ। पूरी दुनिया थम गई, किसी के पास काम नहीं, नौकरी वाले घर आ गए, धंधे वालों ने दुकान बंद कर दी। सही है। ऐसी परिस्थितियों में कई परिवारों के अंदर ऐसा था कि खाना पीना, बहुत सारे लोगों ने सेवा भी करी, राशन पहुंचाया, सब कुछ किया, लेकिन औरतों ने हिम्मत नहीं हारी। तब हमने देखा है कि औरतों ने हिम्मत नहीं हारी, कुछ करती और उसका प्रभाव आज हम देख रहे हैं कि घर घर में औरतें अपना काम कर रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हो, मार्केटिंग कर रही हो, या अपनी हुनर को निखारने के लिए, चाहे फैशन है, ब्यूटी है, कुकिंग है। अभी देखो कुकिंग के इतने सारे शोज चल रहे हैं जिसमें कर रही हैं, संगीत है, नृत्य है, कहीं न कहीं अपना ये कर रही है। वो हिम्मत कहाँ से आई? कुछ न कुछ परमात्मा ने ये कर करके और ऐसे परिस्थितियां पैदा करी कि उन्हें लगा कि अरे मेरे परिवार के लिए अगर मैंने ये सब नहीं किया, सही है, तो कहाँ से मेरा परिवार पलेगा या मेरे बच्चे की फ्यूचर होगा। बिल्कुल सही बात बताई आपने कि उसी दौर ने महिलाओं में हिम्मत दी और कुछ न कुछ करने का उनमें जुनून भी सवार था और गुस्सा भी था कि घर बैठे तो कुछ न कुछ करें, तो वो आत्मनिर्भर अपने आप होने लग गई। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों को लेकर अभी भी संघर्षरत है, जैसे शहरी महिलाओं को देखे या ग्रामीण महिलाओं को देखे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज भी महिलाओं को ये नहीं चाहते कि वो घर से बाहर निकल के काम करें। हर के अपने अपने विचार हो सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर वो बाहर काम करने जाएगी तो घर की व्यवस्थाओं को कौन देखेगा, बच्चों की शिक्षा को कौन देखेगा, हमारे पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा। ये जो बातें हैं वो उन महिलाओं के लिए है जो 30-40 साल की उम्र में आ चुकी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल की यंग लड़कियां तो पढ़ाई करके और अपने अधिकारों के लिए मांग करना सीख चुकी हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट काफी बदल चुके हैं परिवारों के। लेकिन अब जो एक बार गृहस्थी में लग गई, उनके लिए वो जो बंधन है उसको तोड़ना काफी मुश्किल है। लेकिन यदि वो चाहे कुछ करना और ठानना, तो उनके बच्चे अगर बड़े हो चुके हैं, अपने ध्यान खुद रखने के लायक, तो वो अपने घर वालों से बात करके, अपने हस्बैंड से बात करके, अपने सास ससुर से बात करके कि भाई अब मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी, परिवार को देखूं। क्योंकि औरतें जो होती है ना, जो महिलाओं की बात करूं, वो एक समय में अनेक काम कर सकती है। बिल्कुल कर ये क्वालिटी है उनकी, है ना। पुरुष को अगर एक काम करता है तो वो उसी पर फोकस करेगा, लेकिन औरतों को माँ दुर्गा का स्वरूप कहें हम, जो भी कहें, लेकिन वो 10 हाथों से 10 काम करने की, परिवार भी संभाल सकती है और बाहर जाके काम भी कर सकती है। बिल्कुल, और बच्चों को भी पढ़ा सकती है। इसलिए कहते हैं ना मैम की परिवार की दूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक कोटेशन का इस्तेमाल करना चाहूंगी कि जीने की कला को
खुद अपने हाथों से साकार कर घर परिवार की परिस्थिति को संभाला है स्त्रियों ने। और जब संभाला है तो वो एक गृहिणी से लेकर के और घर के अंदर ही उसने डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, प्रोफेसर सारी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो अभी आपकी कौन सी ऐसी योजना चल रही है बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर? अभी तो ये शिक्षा को लेकर के योजना चल रही है, उन्हें मोटिवेट करना। दूसरा, जो स्कूल के जो शारीरिक शिक्षक है उन्हें ये चीजें बताना कि बच्चों को जो फील्ड में जब जाती हैं बच्चियां तो उन्हें आत्म सुरक्षा के गुर कैसे सिखाए जाए। जी हाँ। अपनी खुद का ध्यान रखते हुए अपने एनवायरनमेंट को कैसे भांपे कि मेरे आसपास क्या चल रहा है और उसे मुझे सुरक्षित कैसे रखना है। तो उसके लिए हम मोटिवेशनल प्रचार भी कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा के लिए हम नए नए नवाचार ला करके और उनको उससे जोड़े रखना चाहते हैं। जी हाँ। दूसरा, हम अभी सारी गाड़ियों के ऊपर जितनी भी यहाँ पर पंजीयन के लिए आती है, कोई नई गाड़ी आती है जिले में, उस पर हम इसके संदेश भी मुद्रित करवा के लगवा रहे हैं। जी हाँ। और जो सुरक्षात्मक जितने भी नंबर हैं कि बेटी सुरक्षा को लेकर, बाल सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, इमरजेंसी नंबर को हम प्रसारित कर रहे हैं ताकि कहीं पर भी आप मुसीबत में है, कुछ है तो तुरंत आप डायल करिए, कॉल करिए। और उसकी एक ऐप भी आई है, उसको आप डाउनलोड करिए और उसके थ्रू आप, तो इसको हम जन जन में प्रचार में लगे हुए हैं कि आप मैम, आप बताना चाहेंगे कि ऐप कौन सी है ताकि जो हमारी ये बहनें सुन रही हैं वो तुरंत ही अभी डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल में? एक ऐप है राजकोट सिटीजन ऐप, जो राजस्थान पुलिस द्वारा विकसित करी हुई एक मोबाइल ऐप है, जिसको डाउनलोड करने के बाद आप शिकायत उसके ऊपर जैसे ही करेंगे तो तुरंत आपकी सुरक्षा के लिए उसमें कालिका पेट्रोलिंग यूनिट जो अभी शुरू करी है, जो बाइकर्स हैं, और जैसे ही कोई महिला या लड़की असुरक्षित महसूस कर रही है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत उस पर सूचना देते ही उन तक जानकारी पहुंचेगी और आपको त्वरित कार्यवाही उसमें वो करेंगे। तो उस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है और राजकोर्प के नाम से है। प्ले स्टोर में जाकर या एप्पल के स्टोर में जाकर जो भी फोन यूज करते हैं उसमें राजकोर्प टाइप करेंगे तो उसमें सबसे पहला उसका आ जाएगा, आइकन बना हुआ है पुलिस का, और उसको आप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस मोबाइल नंबर से आपने डाउनलोड किया है उस पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप उसका वो उपयोग कर सकते हैं उस ऐप का। ये भी बहुत अच्छी ऐप है हमारी महिलाओं सुरक्षा को लेकर। अब रक्षा जी, जैसे आप ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए अगर सरकार आपको कोई ऐसी योजना, नई योजना बनाने का अवसर दे कि बेटियों के लिए कोई नई योजना बनाइए, तो आप कौन सी योजना बनाएंगी जिसको क्रियान्वित भी करे और सफल भी रहे? अभी आज की वर्तमान स्थिति जहाँ हम भारत को एक विकासशील दुनिया के अंदर आगे मान रहे हैं। जी हाँ। और साथ ही मेरा तो ये भी मानना है कि 2047 में जब हमारा भारत विकसित देश का होने का एक जब जश्न मनाएगा, जी हाँ, उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक होगी। बिल्कुल रहेगी। और ये जो डिजिटल युग है, जी हाँ, उसमें अभी जो महिलाएं और बच्चियां हैं विशेषकर, वो सबसे ज्यादा परेशान हो रही है साइबर अपराध को लेकर। बिल्कुल सही बताइए। डिजिटल अपराध जो हो रहे हैं, जी हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। हाँ। बैंक करप्शन जो बच्चों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ, क्योंकि पुरुष फिर भी संभल जाता है, महिलाओं को अभी नॉलेज कम है, काफी कम जुड़ी हुई है जो इससे जुड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि एक डिजिटल सुरक्षा योजना के बारे में हमारे देश में अगर शुरू होगा, हाँ, तो उसमें बच्चियों को उसकी प्रॉपर जानकारी मिलेगी, उसको शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, उसको उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, और महिलाओं को जहाँ पर भी वो उनका कार्यक्षेत्र है या अगर वो घर पर है तो ऐसी जानकारी उनको मिले कि उससे कैसे बचाव करना है। उससे जुड़ती हुई कोई योजना अगर शुरू होगी तो मैं समझती हूँ कि काफी फायदेमंद रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी रक्षा जी, आप आज स्टूडियो में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते प्रत्येक महिला से, प्रत्येक बच्ची से ये कहना चाहूंगी कि जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर। हाथों की इन लकीरों ने कहा है मुझसे, हिम्मत, कोशिश और मेहनत से अपना मुकद्दर तलाश कर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।